If you're building brands in India, brand is that unit spirit with which you started constructing the genesis of what you wanted to build. There's somebody sitting in 1978 में या 1977 में गैरेज में बैठ के यही बोला था ना उसने कि जो भी बनाएंगे हम वो बहुत सीमलेस होगा, उसको लोग जब टच करेंगे तो उनको फीलिंग बड़ी अच्छी आएगी. आज भी वो कंफर्टेबल प्रोडक्ट्स ही बना रहे हैं. डू यू सी दैट कि एक पॉइंट के बियॉन्ड जो फाउंडर्स होते हैं वो इस चीज को भूलने लग जाते हैं? एब्सोल्युटली. आपने अपने ये वेंचर बिल्डिंग प्रोग्राम में अभी तक ऑलमोस्ट 379 बिजनेसेस को बिल्ड करने में हेल्प किया है. राइट. आपकी एक कलेक्टिव इनसाइट्स मुझे चाहिए. प्रोडक्ट हल्का हो सकता है, प्रोडक्ट पे तो मैं रिस्क ले लूंगा तुम्हारे साथ, लेकिन जिस चीज पे मैं रिस्क नहीं ले पाऊंगा वो है कस्टमर फीडबैक. कैसे देखना चाहिए? Are you having ears open to things that they are contributing new? अच्छे सवाल पूछना is never a part of our academic cycle. खासतौर पे एक जो नया ब्रीड शुरू हुआ है पोस्ट शार्क टैंक, जहाँ पर बनना इसलिए क्योंकि मैं जाके हेलो शार्क्स बोल सकता हूँ. लाइक वो तो बनना ही नहीं है यार. एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैंने कभी किसी को बताया नहीं, आज बता दे रहा हूँ. So today we are sitting on a time where everybody on social media talks about just success. I think we are surrounded by a bubble of success-looking elements or successful journeys. But what's very important in building any journey is failure. Today on the show we have a guest who says he offer failure as a service. उस failures के journey से insights निकालकर वो दूसरे बहुत सारे startups को help करते हैं. आज के show में हम बात करेंगे कुछ कोर टॉपिक्स पे, जहां हम समझेंगे हाउ कस्टमर जर्नीज और अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर जर्नीज सुपर हेल्पफुल और सुपर क्रिटिकल इन बिल्डिंग एनी स्टार्टअप, हाउ अ लोकल बिजनेस इज एबल टू कैरी दैट लोकल अंडरस्टैंडिंग माइंडसेट एंड एट द सेम टाइम बी एबल टू बिल्ड अ ग्लोबल बिजनेस. आज हम ये भी सीखेंगे फीडबैक, स्पेशली कस्टमर फीडबैक पूरे स्टार्टअप बिल्डिंग जर्नी में कितना क्रिटिकल है, कितना इंपॉर्टेंट है और उसको करने का सही तरीका क्या है. सो टुडे on the show, we have a guest who has built his own business and now helping hundreds of startups build their own business further. So let's welcome Aqib. Hey Aqib, welcome on the show. Hi Ankit, thank you. Thank you for such a warm introduction. It makes a lot of sense. Based on the previous discussion that we had, I'm super excited to have this further conversation today. The very first question itself. Right. How come entrepreneurship? Okay, so this has been asked to me. खास तौर पे a lot of these kids who I keep meeting in campuses, incubation centers, and kids not necessarily by age but by the spirit that they represent, जो inquisitiveness होती है उनके अंदर. उन्होंने पूछा ये वाला सवाल कि how come entrepreneurship? अच्छी चल रही थी ना यार, कट तो ठीक ही रही थी, 31 को सैलरी आ जाती थी एंड 7वें डिजिट तक पहुंच गई थी सैलरी. तो 7वें डिजिट के पहुंचने के बाद फिर क्यों entrepreneurship? So to me and what I can kind of sum up in the last 8 years is कि इन 8 साल में समझ में आया कि अगर if anything is closest equivalent to life, it is entrepreneurship. It has a lot of sine waves in it. And sine waves ना हो तो मज़ेदार नहीं होगी. मतलब किसी को वो static rays नहीं चाहिए अपने ग्राफ में. But एक सवाल खुद से पूछता था कि यार who is an entrepreneur actually? कौन है वो एंटरप्रेन्योर? अब बड़े तरह के जवाब आते थे दिमाग में कि जुगाड़ू है वो बंदा, वो इनोवेटर है, वो प्रॉब्लम सॉल्वर है, वो ओन बॉस है, वो अपने डिसीजंस लेता है, लोगों को टाई पहनवाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. वो सारे फंडेबाजी वाले सिनिमची तो हम हर हिंदुस्तानी हैं, तो हम भी थे. तो हमें लगा कि यार वही है जो बड़ा लैविश सी, बड़ी सी रोमांटिसाइज्ड जिंदगी जीता है. वहाँ कुछ हैं स्ट्रगल्स, लेकिन स्ट्रगल्स तो स्टोरी बन जाती है ना, तो वो वाला कॉन्सेप्ट. बट बाय द टाइम थोड़ी सी मैच्योरिटी आई है, समझ में आया यार ये सारी चीज़ें प्रॉफिटेबिलिटी एंड CAC एंड GMV और सब कुछ जाके सिमट जाता है एक बात पे, एक शब्द पे. इनफैक्ट इट्स कॉल्ड पीपल. लोग. लोग ही देखते हैं. ये जो हम बात कर रहे हैं इसको लोग ही देखते हैं. हम वो लोग हैं, या मैं एटलीस्ट मानना शुरू कर दिया अब तो एटलीस्ट कि मैं वो हूँ जिसके पास एक हल्की सी आंख है लोगों की इशू देख पाने की. आई हैव द आई फॉर पीपल प्रॉब्लम्स. पॉलिटिशियन नहीं हूँ अभी तक, आगे का पता नहीं, बट आई हैव द आई फॉर पीपल्स प्रॉब्लम्स, वेर इन आई कैन बिल्ड टीम ऑफ पीपल who can keep building enough number of people solutions so that I can go to those people who had that problem and take a no for an answer from them. Because the default setting is universe का no है. Entrepreneurship के पूरे यूनिवर्स का डिफॉल्ट सेटिंग नो है.
आपके पार्टनर्स, आपके स्टेक होल्डर्स, आपके होने वाले इन्वेस्टर्स, आपका पहला कस्टमर, सब आपको ना बोलना चाहता। आपके घर वाले, क्यों यार, भरी हुई थाली है, अच्छा कमा रहे हो, स्टेबल हो रही है जिंदगी, शादी हो जाएगी शायद 2 साल में, और वो लड़की, क्रेडिट कार्ड और इज्जत तीनों आज की डेट में एंटरप्रेन्योरशिप से थोड़ी दूर थी जब हम शुरू कर रहे थे, तो वो तीनों ही दूर जा रही है, तो क्यों कर रहे हो? So yeah, like, I have the eye for people problem and I have the ability to build a people's team which can take a no for an answer because it can keep iterating on solutions by the time my people's solution becomes smart enough to turn profitable. And जब मैं profitable turn कर गया, उसके बाद तो इसी solution के iteration को और इससे impact होने वाले लोगों को बढ़ाता चला जाऊंगा। इंटरेस्टिंग। आपने जैसे 3 पॉइंट्स यहाँ पर कहे। पहला आपने कहा एक किक जो आप शायद ढूंढ रहे थे, दूसरा आपने कहा पीपल्स प्रॉब्लम, और तीसरा आपने कहा एक ऑर्गेनाइजेशनल बिल्डिंग जो यू नो मेकिंग अ टीम एटसेट्रा। नाउ बिकॉज यू हैव डन दैट जर्नी, व्हाट डू यू थिंक इज मोर इंपॉर्टेंट? अगर ये तीनों ही पॉइंट्स में हम लोग कहें तो इनमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट एक किसी भी एंटरप्रेन्योर को स्टार्ट करने के लिए क्या है? द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड कि जिनके लिए बना रहे हो और जिनके साथ बना रहे हो उनका सिंक कितना अच्छा है। ओके। बिकॉज बहुत से सोलोप्रेन्योर्स मिले इस जर्नी में, एंड सोलोप्रेन्योर्स फॉर द वंस हु डोंट नो आर पीपल हु स्टार्ट सोलो। अकेले शुरू किया, अकेले ही चले थे राय मंजिल, मगर यहाँ शेयर नहीं पढ़े जा रहे हैं। इस इंडस्ट्री में शेयर अगर पढ़ने शुरू कर दिया आपने तो मुश्किल हो जाएगा, वो पोएट्री नहीं क्लिक करेगी। तो यहाँ आपको वो अपनी ब्रीड खोजनी होगी, और ब्रीड होमोजेनिटी की नहीं होगी, ब्रीड एक जैसों की नहीं होगी, ब्रीड कॉम्प्लीमेंटैरिटी की होगी कि मैं ये कर पा रहा हूं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में, और इसमें मैं वर्ल्ड बीटर बनने की कैपेसिटी रखता हूं। क्योंकि एस्पिरेशन तो बड़ा रखना है दोस्तों। अगर आप एक को आइडेंटिफाई कर गए हो तो इनके जैसे जितने हैं उनको सर्विस कर पाओगे अपने प्रोडक्ट, प्लेटफॉर्म या प्रोसेस से, इस बात का एस्पिरेशन तो रखना है और इसको रिपीट करना है अपने दिमाग में बार बार कि अगर कोई कर पाएगा तो तू कर पाएगा। लेकिन इसी काम को अचीव करने में और 10 लोग लगेंगे या 5 लोग लगेंगे या 3 लोग लगेंगे। मेरे पहले स्टार्टअप में 9 को-फाउंडर्स थे, पता नहीं क्यों, आज भी नहीं बता पाया मैं अपने आप को क्यों। मैं और मेरी रावण की सेना थी पूरी। तो हमारे डिसीजंस नहीं होते थे, हमारे विचार होते थे। हम पंचायत पे बैठते थे और हम लिटरली ऐसे कॉन्वर्सेशंस करते थे कि भाई डिसीजन नहीं होना है, अगली इलेक्शन का अनाउंसमेंट होना, उस टाइप वाला होता था। तो वो एक मिस्टेक थी आउट ऑफ द मेनी 100 मिस्टेक्स दैट वी डिड। बट जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि यार ये जो कॉम्प्लीमेंटैरिटी आप खोज रहे हो, डू दे शेयर द आई फॉर द प्रॉब्लम? मेरे हिसाब से उधर का बंदा जिसकी प्रॉब्लम है और इधर के लोग जो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बना रहे हैं, जिसको आप टीम कहते हो, इन दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस कन्विक्शन को रिलेट कर पाना कि व्हाट आई हैव आइडेंटिफाइड एज द प्रॉब्लम, कैन आई रिलेट इट विद अ सेट ऑफ पीपल हु आर equally having the conviction to build for it. अगर वो है तो वो जर्नी शुरू तो हो जाएगी। प्रोपेल करने के लिए कैटलिस्ट बहुत तरह के लगेंगे, नए नए किस्म के इक्वेशंस लगेंगे जो आपके फेवर में जाने चाहिए, एंड देयर इज अ मैटर ऑफ चांस इन गेटिंग सक्सेसफुल विद एंटरप्रेन्योरशिप। इंटरेस्टिंग। बट इफ द कन्विक्शन इज शेयर्ड, जर्नी थोड़ी आसान हो जाती है, जर्नी थोड़ी एक्सेप्टेबल हो जाती है। बट क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कस्टमर की प्रॉब्लम या टीम प्रॉब्लम? ऑब्वियसली इट हैज टू बी अ वायबल प्रॉब्लम। आप वो कहते हैं ना, डोंट फिक्स व्हाट एंट ब्रोकन। बहुत बार, और अब खास तौर पे जब से वेंचर बिल्डर बन गया और ये सब करना शुरू कर दिया, जहाँ कुछ इन्वेस्ट भी कर लेता हूँ और कुछ स्टार्टअप्स के साथ रेगुलर काम कर लेता हूँ, तो एक क्वार्टर में 3 महीने के पीरियड में मैं कुछ 35 स्टार्टअप्स के साथ काम कर रहा होता हूँ फ्रॉम ऑल अक्रॉस द ग्लोब। एंड वहाँ ये समझ आता है कि यार वो कुछ तो समझा है उन्होंने, बट वो कुछ की समझ बहुत क्लियर नहीं है। उसकी ज्योग्राफी क्लियर नहीं है, या उसकी डेमोग्राफी क्लियर नहीं है, या उसका रीजन या साइकोग्राफिक क्लियर नहीं है, या प्राइसिंग क्लियर नहीं है, या क्या क्वालिटी आप ऑफर करना चाह रहे हो वो क्लियर नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि किसी किताब में, किसी मार्केटिंग किताब में ये पढ़ा दिया गया था, एंड उसको कहीं किसी बड़े इंक्यूबेटर ने विदाउट टेकिंग नेम्स एक कोर्स में डाल दिया था, स्टार्टअप 101 में, और जिसको इन बच्चों ने पढ़ लिया है, हमारे जैसे फाउंडर्स ने पढ़ लिया, हमारे बुजुर्गों ने पढ़ लिया है, कि भैया 3 चीजें बनानी है आपको, फीचर्स, एडवांटेजेस और बेनिफिट्स। क्योंकि इसको अगर एक्रोनिम करें तो फैब साउंड करता है, FAB, और फैब साउंड करने वाली हर चीज बहुत ट्रिवियल होगी, बहुत इन होगी, बहुत फैड होगी। तो वो फैब से फैड की जर्नी वो नहीं समझ पाते।
हमें जो थोड़ा मुश्किल से समझ में आया है कि इसका हिंदुस्तानी जर्नी या मोर इंडिया एंड इंडिया लाइक मार्केट्स में हमें फैब की जगह बैफ करना है. Start talking benefits. You start talking about the unit problem. Start talking advantages. You start talking about the team that builds that problem. कि तरफ का solution. Start talking features because उससे आपको iterative missions and visions मिलते चले जाते हैं. So जिस दिन हमने ये फैब से बैफ की जर्नी कवर कर ली ना, खास तौर पे जो छोटे बिजनेसेस सुन रहे हैं इसको या जो MSME सुन रहे हैं इसको, उनको बड़ा लगता है कि यार हमारे लिए नहीं है ये सारी बातें. हमें तो भाई रोज जाना है, फैक्ट्री खोलनी है, वहाँ शुरू हो जाना है, लोगों की तनख्वाह के बारे में सोचना है, ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, GST, इसी में जिंदगी को निभा लेना है. बट द आइडिया इज जर्नी वहीं पे है कि इस डिफॉल्ट सेटिंग ऑफ नो को यस कैसे किया आपने और इस फैब को बैफ कैसे किया आपने. सो टू योर क्वेश्चन, द कोर प्रॉब्लम स्टिल रिमेन्स finding the core issue which you have identified with your eye of being an entrepreneur and transferring that conviction to a team that can build for it. So, मेरे साथ एक बहुत ही अर्ली डेज में एक मेंटर ने एक चीज करी थी. So I reached out to him with an idea. This was like 2011, है ना? जी. Yeah, I reached out to him with an idea and I asked like, this is what I'm trying to do, etc. So he asked me one question but 30 times. all right. Precisely 30 times. So he asked me this question, who's your customer? And what are you solving for him? Makes sense. I was trying to answer that question. मैं अलग-अलग तरीके से उसको जवाब दे रहा था. वो हर बार मुझे बोल रहे थे नहीं, वापस बताओ. और मैंने वो 30 क्वेश्चन जब 30 बार उन्होंने पहुंचा, मैं भी फ्रस्ट्रेट, वो हुए नहीं हुए, मैं तो फ्रस्ट्रेट हो गया था. मैंने ये मतलब मुझे लगा कि वो शायद समझ ही नहीं पा रहे, वो मुझसे ना मतलब वो नहीं देख पा रहे जो मैं देख रहा हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा. आई वाज ट्राइंग टू कन्विंस माय सेल्फ. Agreed. Probably more than 10 years now sitting here और उस जर्नी को इतने साल तक करने के बाद अब मुझे लगता है ये शायद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो उन्होंने मुझे 30 बार पूछ कर ही सिखाने की कोशिश की थी कि बेटा तुम गलत डायरेक्शन पे हो. बिल्कुल. या इसमें मैं बड़ा स्पेसिफिकली ये अब आउट ऑफ एक्सपीरियंस बोल सकता हूँ बिकॉज ये क्वेश्चन से ज्यादा एक ऑब्जर्वेशन है. या तो वो आपकी रेजिलियंस देख रहे थे. हम ना बड़ी यूनिक ब्रीड होते हैं एज एंटरप्रेन्योर्स. हमें उसी बात को, उसी जनता को 100 तरीके से समझाना आता है. और हर बार उनको समझाने से पहले शीशे में दिखते हुए इंसान को हम समझा रहे होते हैं कि माना ये वाला ज्यादा अच्छा साउंड किया, देखा ये वाला ज्यादा बेहतर तरीके से गया, देखा इससे एक्सप्रेशन एक्सीड हो गया. तो मैं अगर समझा दूं कि फ्री फ्लो क्या करता है, या मैं समझा दूं कि INV क्या करता था, या समझा दूं कि मैं बीच में 25 और प्रोडक्ट्स पे क्या कर रहा हूं, और आपके एक्सप्रेशनल रेफरेंसेस मेरे को चेंज होते हुए मिले ना, तो एज एन एंटरप्रेन्योर मैं बदलता चला जाऊंगा अपनी पिच को. And that's the very interesting part about us because we are very adaptive as beings. And इसलिए मैंने इसको लाइफ से इक्वेट किया था. Because आप अगर सोचो, and from our days of just being an infant to being a kid to being an adolescent to being an adult to being responsible for running a family and a structure and all of that stuff, ये जर्नी ऑफ एडेप्शन हमारी चलती रहती है. बहुत सिमिलरली and बहुत कनेक्टेड तौर पे ये एंटरप्रेन्योरशिप में भी चलता रहता है. Do you see that कि एक पॉइंट के बियॉन्ड जो फाउंडर्स होते हैं वो इस चीज को भूलने लग जाते हैं, या ये चीज थोड़ी फॉगी हो जाती है कि कस्टमर कौन उसकी प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हैं? एब्सोल्युटली. एंड ये मेरी एक लेवल पे शिकायत है, दो मैं शिकायत करने वाला कोई नहीं हूँ अपनी इकोसिस्टम से. बहुत छोटा सा इकोसिस्टम है अभी हिंदुस्तान का, मतलब जो कामयाब इकोसिस्टम है, और बहुत फास्ट ग्रोइंग इकोसिस्टम ऑफ फाउंडर्स एंड पीपल हु आर रियली डिसरप्टिंग सॉल्यूशंस दैट द वर्ल्ड इज सिटिंग अप एंड टेकिंग नोटिस. But let's ask ourselves कि how many of our products and platforms are actually being exported? How many of our services are actually being enjoyed by people all across the globe? और अगर उसका जवाब lower है than any other market, then there is a reason that we need to ask ourselves a question. Have we lost touch with the reason with which we started? तो जब मैं ये सवाल पूछता हूँ ना लोगों से कि when you're thrown this particular word at you कि startup, entrepreneurship या founder आपकी तरफ फेंका, what is the first expression, emotion, imagination that comes in your head? Word. और ज्यादा सोचना मत, ज्यादा ओवरथिंक करोगे तो you would want to be right. because भाई स्कूल वाली सेटिंग है हमारे दिमाग में कि जब तक सही नहीं हुए तब तक अच्छे स्टूडेंट नहीं हुए. तो यहाँ बहुत अनलर्न करने की जरूरत है इस इकोसिस्टम में. तो आपको थोड़ी स्पॉन्टेनिटी मेंटेन करनी है. स्पॉन्टेनिटी इज बिल्ड बाय सबकॉन्शियस. तो आपका सबकॉन्शियस इतना इवॉल्व हो चुका है कि आप स्पॉन्टेनियस जवाब दे पाओ. मुझे वो जवाब मिलते हैं लेकिन पीपल नहीं मिलता है. पीपल क्यों नहीं मिल रहा है? बिकॉज वो जिनसे इंस्पायर हो रहे हैं ना, जिस इकोसिस्टम को देख रहे हैं, वहां पीपल ऑब्जेक्टिव मिस हो चुका है.
बहुत से ब्रांड्स हैं जिनके आज एग्जांपल ले सकते हैं, होटल एग्रीगेशन के ब्रांड्स हैं, बुटीक के ब्रांड्स हैं, पेमेंट एग्रीगेशन ब्रांड्स हैं, टच पॉइंट्स हैं फॉर एजुकेशन कोर्सेज, स्टार्ट हुए थे वो प्रॉपर्टी डिस्कवर करने के लिए, बहुत तरह तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं। उनका कोर ऑब्जेक्टिव मुझे आज भी लगता है कि बहुत बेहतर था, बट बाय द टाइम दे स्टार्टेड सीइंग स्केल, बाय द टाइम दे स्टार्टेड सीइंग एक्सटर्नल कैपिटल, वैलिडेशन, ट्रैक्शन, कहीं वो कनेक्ट विद द ग्राउंड छूट जाता है एंड आपका कान जमीन से नहीं जुड़ा हुआ होता है। एंड वो जिस दिन आपने छोड़ा, एंड इसको बहुत मॉडर्न मार्केटर्स सोशल लिसनिंग कहते हैं। अब सोशल लिसनिंग को भी वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे लिमिट कर देते हैं कि व्हाट आर वी लिसनिंग अबाउट आवर ब्रांड्स यूजिंग हैशटैग्स एंड व्हाट आर वी लिसनिंग अबाउट आवर ब्रांड्स यूजिंग कैंपेन्स एंड ATL BTL TTL कैटेगरीज। लाइक नहीं यार, it is about that unit person that you started with. Are you being able to evoke the same emotion even today? And मैंने जानबूझ के ये वाली वर्ड यूज की कि इमोशन, क्योंकि एक फ्रेज है जो a lot of entrepreneurs have essentially inspired me to use, and I've read it somewhere, but I nowadays call it my phrase whenever we talk to younger entrepreneurs. हमारे बारे में फेमस है ना कि हम चीज़ों को उठाते हैं, फिर अपना वर्जन देते हैं, फिर अपना बना लेते हैं। A product is a function of time. Okay. A brand is a function of emotions. Very true. The only thing that has always changed since the time mankind has existed is time. The only thing that has remained constant is the effect of emotions. If we are building brands in India, and unfortunately हमारी brand की अंडरस्टैंडिंग बहुत अलग है। जब हम कंज्यूमर्स से बात करते हैं तो हम ब्रांड कुछ और मीन करते हैं, जिसकी होर्डिंग लगी है, जिसके पास एम्बेसडर्स हैं, जिनके कैंपेन प्रोग्राम चल रहे हैं एक्सेट्रा, उसको ब्रांड कहते हैं। नहीं, ब्रांड इज दैट यूनिट स्पिरिट विथ विच यू स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग द जेनेसिस ऑफ व्हाट यू वांटेड टू बिल्ड, द बेनिफिट एडवांटेज फीचर वाली इकोसिस्टम दैट यू वांटेड टू बिल्ड। somebody sitting in 1978 एक गैरेज में या 1977 में गैरेज में बैठ के यही बोला था ना उसने कि जो भी बनाएंगे हम वो बहुत सीमलेस होगा। उसको लोग जब टच करेंगे तो उनको फीलिंग बड़ी अच्छी आएगी, बहुत कंफर्ट की फीलिंग आएगी। आज भी वो कंफर्टेबल प्रोडक्ट्स ही बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स बदलते चले गए, बट द आइडिया इज कि अगर उस बंदे को इतनी क्लैरिटी थी कि सीमलेसनेस इज द इमोशन दैट आई वांट टू इवोक, हाउ मेनी ऑफ अस एज फाउंडर्स इन इंडिया really worry about or really care about the unit emotion that we want to evoke. मैंने खुद ने भी बहुत ऑब्जर्व किया कि चीज़ों को पहला सिंप्लीफाई करना इतना आसान होता नहीं है। Agreed. और ये बहुत टाइम कंज्यूम करता है, बट लॉट ऑफ फाउंडर्स स्पेशली SaaS साइड में मैंने देखा है कि फाउंडर्स फोकस कर रहे थे नंबर ऑफ फीचर्स पे। Agreed. फॉर अ गुड पीरियड ऑफ टाइम। Right. और ये बात शायद हर कोई मिस कर रहा था कि आप जितने फीचर बनाते हो प्रोडक्ट की सीमलेसनेस कम होती जाएगी। बिल्कुल, है ना? आपको क्या लगता है कि ये जो एक टच होता है कि यार मुझे सीमलेसनेस बनाने से वो फीचर की तरफ मूव करना, इसका बड़ा रीजन क्या होता है और कैसे फाउंडर्स करेक्ट कर सकते हैं इसको? एक तो देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइज दैट दे अलाउ देमसेल्व्स टू बी एक्सपोज्ड टू। ठीक है, कि दिस इज व्हाट वर्क्स। यार दिस इज व्हाट वर्क्स तो सबसे कामयाब एंटरप्रेन्योर्स को भी नहीं पता है कि व्हाट वर्कड। They just knew that they were at the right time, taking the right risks and implementing the right execution stacks. And कुछ right global universe उनको आ गया, मतलब the कायनात came at their protection कि वो सोच रहे थे कुछ सही करना है, पूरी कायनात मिल गई उनको बनाने में। लेकिन trying to do what's right kind of pushes them towards this mad rush of यार ये मिसिंग है और ये फीचर नहीं आया तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। और ये बिलिंग के बाद एक फीडबैक का पेज आ जाना चाहिए, और फीडबैक के पेज में अब स्टार नहीं आने चाहिए, अब टिक्स आने चाहिए, और टिक्स नहीं आने चाहिए, अब स्माइल्स आने चाहिए और फ्रॉन्स आने। यार इज द प्रोडक्ट स्माइल्स एंड फ्राउन्स, और इज योर एक्चुअल प्रोडक्ट द एक्सपीरियंस ऑन द सोशल कॉमर्स प्लेटफॉर्म? आस्क योरसेल्फ दैट। एंड अगेन व्हेन यू आस्क दैट, आस्क इट फ्रॉम द यूनिट पर्सन दैट यू सॉ दैट प्रॉब्लम इन। सो ये जो simplicity है ना, it's again quoted by somebody very great कि यार simplicity is the most difficult art form to actually absorb and adapt to. And that is because you allow yourself to be crowded with too many school of thoughts. क्योंकि हम किताबें बहुत पढ़ते हैं, हम ट्रेंड हैं, हम मेंटोर्ड हैं, हम इंक्यूबेटेड हैं, हम एक्सेलरेटेड हैं, हम इन्वेस्टर फ्रेंडली बातें बोलना चाह रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी बातें सुनने में बहुत एक्साइटिंग लगती हैं, इंटाइसिंग लगती हैं। कभी कभी कुछ बातें बड़ी सही लगती हैं कि धंधा वहीं रन कर पाएगा और यूनिट इकोनॉमिक्स वहीं मैच हो पाएगा,
जहां पर आप ये प्रूव कर पाओ कि जिस वजह को आइडेंटिफाई किया था उस वजह का पहला आंसर मैं आज दे पा रहा हूं और 30वां आंसर मैं शायद 10वें साल में दूंगा. आर यू इन फॉर द जर्नी? इसमें कोई मैगी सूपी नूडल्स नहीं है जो 2 मिनट में तैयार होंगी. मतलब वो स्टॉप गैप फिक्स लेट्स डू अ प्लेटफॉर्म व्हिच इज गोइंग टू बी लाइव एंड यूनिकॉर्न इन द नेक्स्ट 6 months is a stuff of fairy tales and is a stuff of a lot of back end engineering that's been done by people. So let's not fall for it. बट क्या लगता है कि ये जो सिंप्लिसिटी की जर्नी है इसमें कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन खुद कस्टमर के नॉइज होते हैं, जिसमें से कुछ चीजें जैसे स्पेशली B2B सिनेरियो में हमने क्या देखा है, बहुत फीचर्स की डिमांड कस्टमर्स कर रहे होते हैं. Agreed. है ना. और ये मिस्टेक्स तो हमने भी एज अ फर्स्ट टाइम फाउंडर्स करी थी कि हमने रिक्वेस्ट के बेसिस पे कई फीचर्स बना दिए. इवेंचुअली टू रियलाइज वो शायद 5% कस्टमर भी यूज नहीं कर रहे. Okay. ये कितना होते देखा और उसका सोल्यूशन क्या है? So even if वो प्रॉब्लम है ना उसमें बहुत अच्छी बात ये है कि वो कस्टमर का प्रॉब्लम है. चाहे वो बहुत ही निश ऑडियंस थी लेकिन वो ऑडियंस थी. वो एक एक्टिव रिस्पॉन्स था. तो पहला तो ये है इस बात का जवाब कि we'd keep at it. We'd not let go of them. But we'd also understand कि क्या हमारी सैम्पलिंग स्मार्टर हो सकती है. Can we talk to a more heterogeneous source? Can we talk to a looping audience that gives me iterative answers? And इसको मैं थोड़ा सा डिमिस्टिफाई कर देता हूँ. कभी कभी हम जार्गनिश घुस जाते हैं बिकॉज फाउंडर्स समझते हैं हमारी बात. तो डिमिस्टिफाई करने का मतलब ये हुआ कि यार आप एक बिग बैंग लेके मत जाओ एज अ सोल्यूशन. एक बहुत बड़ा क्रिस्टल बॉल मत दिखाओ उसको. ठीक है. उसकी इच को स्क्रैच करो. उसकी एक खुजन है उसको स्क्रैच करो जाके उस पर बीटेक्स लगा दो. उसकी बीटेक्स लग जाएगी ना तो वो अगला बताएगा कि अब तो दर्द भी है और अब तो मोच भी है और अब तो सर भी भारी लग रहा है. वो धीरे धीरे he will keep iterating with you. And if you're good for iterations and if you're adaptable to keep iterating with newer grade of solutions, वहां पे हम नॉइज डिक्लटर कर रहे होंगे ऑटोमेटिकली. इंटरेस्टिंग. अनफॉर्चुनेटली एज इंडियन फाउंडर्स जो मतलब इंडिया लाइक फाउंडर्स, में बार बार इंडियन फाउंडर्स या भारत फाउंडर्स नहीं बोलना चाह रहा हूँ, बट इनमें इतनी रिसोर्स क्रंच होती है जब आप एक्चुअली सोल्यूशन पहली बार बना रहे होते हो. खासतौर पे एक जो नया ब्रीड शुरू हुआ है पोस्ट शार्क टैंक, जहां पर बनना इसलिए क्योंकि मैं जाके हेलो शार्क्स बोल सकता हूँ. लाइक वो तो बनना ही नहीं है यार. मतलब करना है और इवेंचुअली मौका मिले तो क्यों नहीं. हु डज नॉट वांट एन एम्प्लीफिकेशन of access, of visibility and all of that, but that cannot be your motivation. That can't be the reason of identifying that problem that you see as an entrepreneur. So and बहुत अच्छे founders हैं. मतलब अपनी एक थोड़ी सी जमात सी बनती चली जा रही है और founders who have been there and these people have all raised good cash from the event and they would have been partners to us as venture built models. and ये सारे founders बड़े interesting इसलिए थे क्योंकि उन्होंने अपना लोकस नहीं छोड़ा डिपेंडिंग कि क्या एक्सपेक्टेड था. नहीं भैया, मेरा लोकस यही है, मेरा लोकलाइजेशन यही है. एंड इफ आई कैन स्काउट, इफ आई कैन बेसलाइन एंड इफ आई कैन हाइपर लोकेट, ये 3 चीजें अगर मैं कर सकता हूं हर प्रॉब्लम को, हर आइटरेशन में, आई विल नेवर अलाउ नॉइज टू कॉन्कर मी एंड माई टीम. Because after a while it is not about you and me, it is about the teams that take a decision. Very importantly, we have the gift of a country called India, and I call it a gift. Problems होंगे 1000, issues उससे भी ज्यादा, और एक +1 हमेशा होती है अपॉर्चुनिटी. और उस अपॉर्चुनिटी का दूसरा नाम है डेटा. इतना हेट्रोजेनियस डेटा अवेलेबल है कि you just need to put the right ear to the right source, and you'd be like, okay, what is the percentile distribution that I have got from various kinds of feelers? बहुत लोग बोलते हैं यार ये जितनी आप बात करो ना खर्चा बहुत होगा इसको करने में. As like ये ₹0 में हो सकता है. 0. You just need to know the ₹0 $0 relationship. And ये ₹0 $0 relationship अगर आपने establish कर दी अपनी प्राइमरी ऑडियंस के साथ, आपकी टर्शियरी ऑडियंस जो आपसे अभी बात भी नहीं कर रही, वो आके आपको जवाब देके जाएगी. जो बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट्स ने एंड प्लेटफॉर्म्स ने, बाय डूइंग स्मार्ट लॉन्च, बाय डूइंग
एफिलिएटेड लॉन्च, बाय डूइंग को-ब्रांडेड लॉन्चेस करके दिखाया है हमें कि भाई हमारा एक पैसा नहीं था, हमारे पास तो रिसोर्स ही नहीं थी, बट हमें इतना इन्फो जरूर मिल गया कि द नेक्स्ट प्रोडक्ट is going to be about that percentile that really matters. मैं उस क्वेश्चन पे फर्दर एक चीज पूछता हूँ, जैसे आपने कहा डेटा, और एक तरफ हम वापस से कहते हैं कस्टमर, जी, किस पे ज्यादा रिलाई करना चाहिए? डेटा that comes from customers ideally, मतलब if there is an ideal world like that, डेटा ना बहुत बहुत हद तक एक एलिमेंट ऑफ इन्फरेंस कैरी करता है कि you might see 20 observations but what you classify as data is the inference that you take out of it. Absolutely. मैंने 50 ऑब्जर्वेशंस देखे एंड उनमें से मुझे दिखा हाँ ये 4 चीजें हैं मेरे काम की, wherein for your business or for the value proposition that you were building, the next 14 actually mattered. ये जो इन्फरेंस का बकेट बनाने पे डिपेंड करता है, एंड इसीलिए आपका पर्सपेक्टिव एक ओवरबेयरिंग पर्सपेक्टिव ऑन योर बिजनेस वैल्यू प्रोपोजिशन नहीं होना चाहिए. The individual and the company are two legal entities, not because compliance में ये हेल्प करता है, but because ये बिजनेस रनिंग में हेल्प करता है. अपनी पर्सनालिटी को कंपनी के पर्सनालिटी से सेपरेट कीजिए, यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि जिस चीज को भी आप अपॉर्चुनिटी स्लैश कस्टमर स्लैश भीड़ स्लैश ऑडियंस कह रहे हो, वो इवेंचुअली छोटे छोटे इन्फरेंस सेट्स दे रहा है जो कि आपका इफेक्चुअल डेटा है. सो अकीब, आपने मुझे बताया था कि आपने अपने ये वेंचर बिल्डिंग प्रोग्राम में अभी तक ऑलमोस्ट 379 बिजनेसेस को बिल्ड करने में हेल्प किया. राइट. मैं समझना चाहूंगा इस जर्नी में आपको क्या ऐसे कुछ इंसाइट्स मिले, कस्टमर फोकस, प्रोडक्ट डिजाइन, मार्केटिंग इंपॉर्टेंट होता है, मतलब इनमें से क्या एस्पेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्या गलतियां कस्टमर को समझने में लोग ज्यादातर करते हैं, इस आपकी एक कलेक्टिव इंसाइट्स मुझे चाहिए. सो एक जो फर्स्ट सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग जो अब मैं समराइज कर पाता हूँ आफ्टर अबाउट 4 years ऑफ डूइंग दिस, 4.5 years ऑफ डूइंग दिस, इज कि वो आप फर्स्ट नैरेटिव क्या बिल्ड दे रहे हो, ठीक है, अराउंड योर प्रोडक्ट, अराउंड द प्रोसेस एंड द प्लेटफॉर्म दैट यू आर पोजीशनिंग. बिकॉज हमारा फनल बहुत डाइवर्सिफाइड था. हमारे को स्टार्टअप पॉलिसी बेस्ड स्टार्टअप्स आ रहे थे जो पॉलिसी प्रोग्राम्स के जरिए आ रहे थे, जिन पे हम कहीं लिस्टेड हैं तो उन्होंने डिस्कवर किया एंड फिर हमारे प्लेटफॉर्म पे आ गए. हमने आज तक मार्केट नहीं किया अपने आप को, हमने बताया नहीं कि हम वेंचर बिल्डर हैं, हमने बताया नहीं कि हम ऐसे प्रोग्राम रन करते हैं स्टार्टअप्स के लिए, एंड तब 379 हो चुके हैं. मेरे को कभी कभी डर लगता है कि यार कर लिया होता तो फिर क्या होता. एंड कुछ 1,500 स्टार्टअप्स इंगेज कर चुके हैं हमारे इवेंट्स में, जहाँ इन्वेस्टर्स आए हैं Tier 2 Tier 3 शहरों में. अच्छा. हमने ग्वालियर में इवेंट्स करवाए, हमने भुवनेश्वर में इवेंट्स करवाए, हमने कलकत्ते में इवेंट्स करवाए, जमशेदपुर, पटना, गुवाहाटी, शिलोंग, इन तरह की जगहों पे. तो वहाँ एक बड़ा पूल ऑफ स्टार्टअप्स बनता गया और उनमें से कुछ वेंचर बिल्डिंग में आते गए. कोई आया अपनी इच लेके, कोई आया बहुत तगड़ा पर्सनलाइज्ड हाइपर लोकल डेटा लेके कि हम इसलिए बना रहे हैं, और हमें नहीं मालूम दुनिया का मार्केट कितना बड़ा, और हमें नहीं मालूम इंडिया का मार्केट कितना बड़ा है, लेकिन असम, मणिपुर और मेघालय में ये मार्केट इतना बड़ा है और हम इसका इतना तो ले लेंगे 2 साल में, क्योंकि हम ये कर चुके हैं. अचार बना रही थी वो कंपनी, एंड आज बहुत अचार बना रही है वो कंपनी. मतलब वो पूरा एक कॉन्ग्लोमरेशन स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया उनके. एंड D2C अगर वन ऑफ द फ्यू वॉइसेस एंड नॉइजेस हैं अराउंड नॉर्थ ईस्ट के D2C में, तो वो एक है. बहुत मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग है. मतलब एक नॉर्थ ईस्ट की कंपनी है अज्यूमिंग, और वो अचार बना रही है. ये हमारे स्टार्टअप डेफिनेशन से बहुत अलग साउंड, बहुत अलग है. और वो जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिसेस यूज कर रहे हैं, वो हमारे स्टार्टअप डेफिनेशन के एकदम सटीक पाए जाते हैं. बट वो प्रोडक्ट ऐसा बना रहे हैं जो कि नेचुरली स्टार्टअप पिच नहीं लगता है सुनने में. बिकॉज कहीं कोई बैठा था अमेरिका में और डिफाइन कर रहा था बे एरिया में कि एनीबडी हु वुड वांट टू रन द स्केल ऑफ manufacturing but want to raise VC capital would run it in a cyclical format, और उसको हम कोई कॉम्बिनेशन दे देंगे eventually, और उसको हम स्टार्टअप का इंक्यूबेशन बोल देंगे. हिंदुस्तान में, खासतौर पे भारत में, ये लॉजिक अप्लाई जनरली नहीं करता है, क्योंकि हमारे बाइंग बिहेवियर्स बहुत अलग हैं. तो एक तो वो आया जो बहुत हाइपर लोकल डेटा को लेके आया. एक वो आया जिसने सीधा बोल दिया मेरी इच थी और मुझे सोल्यूशन नहीं मिला. टू हेल विद द वर्ल्ड कि इफ इट हैज सिमिलर सॉल्यूशंस अवेलेबल और नॉट, इफ इट हैज प्रोसेसेस और नॉट, एप्स हैं कि नहीं है, प्रोडक्ट्स हैं कि नहीं है, मुझे नहीं मिला जब मुझे चाहिए था. मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने की सिनेरियो सेंट्रल इंडिया में मेरे पास है, एंड इट वाज समथिंग टू डू विद इमरजेंसी मेडिकल रिस्पॉन्स सिस्टम्स, EMRs. दुनिया की प्रॉब्लम है ये. इस बंदे ने इसको हाइपरलोकेट किया कि जहां हमारे पास प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स नहीं है, वहां हम EMRs कैसे देंगे, इमरजेंसी मेडिकल रिस्पॉन्स सिस्टम्स कैसे देंगे, क्योंकि मेरी नानी
इससे गुजरी हैं और उसकी स्टोरी इतनी स्ट्रांग थी कि उसकी स्टोरी इन इटसेल्फ वाज द कन्विक्शन टू बिल्ड अ टेक थ्रू एंड देन बिल्ड दैट ऑप्स डिस्ट्रीब्यूशन दैट वाज बैक्ड बाय दैट टेक। फिर लगता है कि यार ये टियर 2 टियर 3 वाले सपना देखना नहीं जानते हैं, इनको बड़ा करना नहीं आता, बिकॉज पहले दोनों ऑप्शंस में ऐसा लगा कि यार ये बड़ी हाइपर लोकेटेड बातें कर रहे हैं, अपनी इकोसिस्टम की बातें कर रहे हैं। एक आया जिसने क्रिस्टल बॉल दिखा दिया मेरे को, अच्छा, और वो क्रिस्टल बॉल ये दिखाता है कि अभी आपको इसका इम्पैक्ट नहीं समझ में आएगा, अभी आपको इसका लॉजिक नहीं समझ में आएगा, लेकिन 3 साल में ये इतनी बड़ी है और इन मार्केट्स में इतनी बड़ी है, एंड हमारे ये मोट्स हैं, एंड हमारे मोट्स रूटेड इन इंडिया है, रूटेड इन भारत, एंड दैट्स व्हाई आई लव दिस कंट्री फॉर द शेयर रीजन कि हर बार लगता है कि थोड़ा डिसअपॉइंट होने का सिचुएशन आ गया है। कोई एक ऐसा फाउंडर आता है, किसी सुबह में उठता है और वो चैलेंज कर देता है किसी बहुत ही बेसिक से नुआंस पे, जिसको आपको लग रहा था आप साइंटिफिकली या इंजीनियरिंग वाइज या एंटरप्रेन्योरली आप उसका लॉजिक समझते होंगे, और आप नहीं समझते कि यार ये तो ऐसे हो सकता है, और वो बॉटम ऑफ फाइनेंस बना रहा है कि आप क्रेडिट डिलिंक्वेंसीज पे काम कर रहे हो बिना ये जाने कि उसकी डेली डेबिट एंड क्रेडिट कैसी है, कैसे रीच करोगे? उसका ट्रस्ट आपने जीता ही नहीं है, उसके खाता पे बैठ जाओगे और उसकी बुकिंग शुरू कर दोगे। तो खाता पे बैठना और उसकी बुकिंग शुरू करना इतना आसान तो है नहीं। ऑफ कोर्स, इट इज अ ट्रेल दैट यू हैव टू फॉलो विद हिम, बट दिस इज अ ट्रेल दैट कनेक्ट्स सो मेनी डिफरेंट इंडिजिनियस बिजनेसेस ऑफ द कंट्री। सो ही शोड मी अ क्रिस्टल बॉल इन इट कि किस तरह कम्युनिटी बैंकिंग व्हिच हैज एग्जिस्टेड इन आवर कंट्री फॉर एजेस, कम्युनिटी बैंकिंग इज अ कॉन्सेप्ट विच इज एग्जिस्टेड इन आवर कंट्री। हमने साथ में ही साहूकारों के पास गिरवी रखे थे सामान 1800 में और 1700 में और 1900 में, और हमने उसी से सीखा कि यार फिर एफडीज भी करने चाहिए और आरडीज भी करने चाहिए, फिर म्यूचुअल फंड भी करना चाहिए, बट ये सीखा लोअर मिडिल क्लास एंड अबव ने। व्हाट अबाउट द इंडिया 3, वो किशोर बियानी वाली पूरी जो कॉन्सेप्ट है इंडिया 1 इंडिया 2 इंडिया 3 वाली, उनसे बोरो करूं अगर, तो व्हाट अबाउट द इंडिया 3 क्रेडिट डिलिंक्वेंसीज? अब ये समझ और उसका क्रिस्टल बॉल दिखा पाना इज एनेक्डोटल टू मी, इट्स ऑलमोस्ट डिवाइन कि यार तू सोच कैसे रहा है ये जमशेदपुर में बैठे बैठे, या बीरभूम में बैठे बैठे, या फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट वजीराबाद में बैठे बैठे। हैदराबाद में हो तो समझ में आता है कि तू एक्सपोज्ड है, तू मेंटोर हो रहा है, देयर इज अ फिनटेक इन्फ्लुएंसर हु इज कमिंग एंड टॉकिंग टू यू, देयर इज कंटेंट ऑन यूट्यूब दैट यू आर रीडिंग, एंड वहां समझ आता है कि how much of social media, how much of these short clips, how much of these YouTube tutorials and mentorship cycles have actually reached to these people. मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि आप इतने सारे स्टार्टअप्स को इवैल्यूएट भी करते हो अपने लेवल पे, अपने अपने से जुड़ने के लिए, उनके साथ आप किनके साथ काम करना चाहते हो, किनके साथ नहीं करना चाहते, आप ऐसे क्या क्वेश्चंस पूछते हो स्पेशली कस्टमर्स अंडरस्टैंडिंग को जानने के लिए? सो बड़ा आजकल तो बड़ा स्पेसिफिक हो गया अंकित कि हम ये सवाल जवाब इनिशियल बेसलाइनिंग जो भी हाइपर लोकेशन हम कर रहे हैं, इसको हमने पूरा प्लेटफॉर्म पे छोड़ दिया। ठीक है कि यार जितने भी हम अच्छे इंटेलेक्चुअल सवाल पूछ पाते ना, उसको ओवर पार कर जाता हमारा बायस। ठीक है, बिकॉज वी एज अ रेस कीप लर्निंग अ लॉट ऑफ बायसेस अनफॉर्चुनेटली, एंड वी डोंट अनलर्न देम एज क्विक। entrepreneurs even then are the best breed who unlearn fast, but उसके बावजूद तो enabler होना और उससे पहले एक failed entrepreneur होने का यही शर्फ है मेरे पास, या यही डिग्री है मेरे पास कि I've learned not to judge the book by its cover. And a lot of these answers will not be written on the cover. So ब्रॉडली हमारा प्लेटफॉर्म अभी क्या कर रहा है वो मैं बता सकता हूँ कि देयर आर अबाउट 14 पैरामीटर्स जो कि ट्रेडिशनली 4T एनालिसिस कहलाता था। हमने उस 4T एनालिसिस ऑफ टीम स्ट्रक्चर, उनकी टोटलिटी, उनका टारगेट ऑडियंस और उनके टोटल टारगेट फिगर्स या टारगेट ऑब्जेक्टिव्स को किस तरह ब्रेक किया है उन्होंने, एंड हाउ हैव दे कनेक्टेड द माइक्रो टू द मैक्रो। इस बात को प्लेटफॉर्म आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है कुछ 16-17 सवालों के जरिए। ठीक है, लिंक में हम छोड़ देंगे वो वाला पूरा एनालिसिस का फ्रेमवर्क, और कहेंगे आपके स्टार्टअप्स जो सुन रहे हैं उनको और यंग बिजनेसेस जो सुन रहे हैं कि वो उसको भरें। वो भरेंगे ना तो वो बहुत ही रिवीलिंग एक्सरसाइज होगी उनके लिए। तो हमारा प्लेटफॉर्म बस उस 4T को रीड करता है एक हद तक, एंड उसके बाद कुछ उससे इन्फरेंशियल सवाल 3 दिन में जनरेट करता है। तो अब हम 72 घंटे में जनरेट कर पा रहे हैं। वी हैव बीन एबल टू इंक्रीज दैट स्पीड टू 72 आवर्स। इंशाल्लाह देयर विल बी अ डे व्हेन वी विल बी एबल टू डू इट इन सम मिनट्स। वो 4T के बेसिस पे फिर हम इन्फरेंशियली ये निकालते हैं कि यार जब आप एक कंज्यूमर सर्वे की बात कर रहे हो या एक कस्टमर के
प्राइसिंग सेंसिटिविटी की बात कर रहे हो या एक सेंटिमेंट की बात कर रहे हो, बहुत सारे फाउंडर्स आजकल सेंटिमेंट समझने लगे हैं. अच्छा. पहले मैं 2019, 20, 21 स्पेशली बिफोर द पैंडेमिक अगर मैं पूछता था कि यार आपका ब्रांड जो कि एक बॉटल बना रहा हो सकता है बायोप्लास्टिक से, हमने काफी ESG स्टार्टअप्स के साथ काम किया है, ठीक है, हेल्थ स्टार्टअप्स के साथ काम किया है, तो हेल्थ वेयरेबल्स बना रहे थे एक्सेट्रा. तो बहुत एक वो सिटाडेल वाले बायस के साथ शुरू करते थे कि इसकी तो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, इसके बारे में तो हमने पढ़ लिया किसी रिपोर्ट में. एज लाइक किसी डॉक्टर ने वहां बोला, किसी एनालॉग सेटअप पे आपने इसका इंस्टॉलेशन चेक किया, वो करने की क्यों जरूरत है, तो जब स्केल पे करेंगे तब कर लेंगे. एंड पेटेंट्स इसमें बहुत बुरा रोल प्ले करते हैं. अच्छा, कि पेटेंट्स आपको एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस दे देते हैं कि यार अब तो हो गया, एक फेक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, एक फेक सेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशनल कॉन्फिडेंस. इससे तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे प्रोडक्ट क्योंकि हमने तो बना दिया है जो चाहिए था. तो अब इसके बाद वो वाली जो मेहनत करनी थी कि हमें थोड़ा हर बंदे को साइकोग्राफिकली स्कीम एंड स्क्रीन करना ही होगा. एंड स्कीम वर्ड यूज कर रहा हूँ मैं बहुत इंपॉर्टेंटली बिकॉज एक लेवल पे हिंदुस्तानी बम्बैया स्ट्रीट लैंग्वेज में आपको थोड़ी चीज तो स्कीम बेचनी होती है एज अ फाउंडर, कि भाई उसको लगेगा कि ये धूल में आंख झोंक रहा है या बहुत अच्छे हो आप तो आंख में धूल झोंक रहा है. तो सो द आइडिया इज कि वो स्कीम एंड स्ट्रक्चर जो आपको करना है उसको इतनी डेलिबरेटली साउंड करना है इन द फैक्टर ऑफ द कस्टमर, नॉट द फैक्टर ऑफ द डेवलपर. बट कई स्टार्टअप्स को मैंने देखा है वो इस बात को पिच करते हैं, हाईलाइट करते हैं, देखो ये हमारा पेटेंट है, ये हमने इसको पेटेंट करवा लिया है, ये कोई और नहीं बना रहा है, क्या प्रोटेक्टेड है. क्या कस्टमर्स को सच में इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है या थोड़ा बहुत इनमें वेरिएशंस आते हैं? एक क्वालिटेटिव ट्रस्ट आता है आई थिंक. ट्रू. सो ये आईपी वैलिड है उस ऑडियंस के सामने जिसको इसका एसएमई रेफरेंस समझ में आ रहा है, इसका सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज का रेफरेंस समझ में आ रहा है, और वहां पे उनको ट्रस्ट करना थोड़ा आसान हो जाता है. एक इन्वेस्टर के लिए शायद थोड़ा सा आसान हो जाता है कि एक वैलिडेटिंग वेटिंग एंटिटी है जिसने अच्छा बोला है इस प्रोडक्ट के बारे में. सो अकीब, बिकॉज यू वर्क विद सो मेनी बिजनेसेस, हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक implementing systems, tools and processes are to be able to handle the customer journey well? Super pivotal. And as I've said also ki after a point it's beyond individual feedbacking and individual customer conversations and individual taking care of who's liking what is the experience that's getting broken etc. because कुछ भी बनाओगे एक supply chain of emotions के साथ तो खेल ही रहे हो आप. It's just not the supply chain of your products and services. Absolutely. And वो supply chain of emotions को अगर आप cater नहीं कर रहे होगे उसके source पे, and उसको structure नहीं कर रहे होगे via platforms and products, then it will tend itself towards catastrophe. And हमने अक्सर देखा है कि a lot of service heavy platforms, a lot of experience heavy platforms जो experiential कुछ दे रहे हैं users को, analog experiences ही होते हैं आज तक तो अभी तक इंडिया में, उसमें वो break यहाँ कर जाते हैं कि भाई बहुत अच्छी बुकिंग एक्सपीरियंस थी लेकिन बाय द टाइम कॉन्फर्मेशन आने की बात आई, कॉन्फर्मेशन में ब्रोकन मैसेजेस आए. मतलब लगेगा कि बड़ा इनॉक्वस है यार, ऐसा कहाँ होता है. बट आप अपने इन एंड अराउंड देखोगे बहुत सारे ऐसे सर्विस बिजनेसेस हैं दैट आर नॉट नेसेसरीली बीइंग एबल टू क्रैक फॉर देमसेल्व्स the continuity in type font, the continuity in voice, the continuity in the emotion that they want to evoke. Again, I'm returning to that same anecdote time and again. Ki, are you building a brand or are you building a product? And if you're really building a brand, you have to be continual with emotions. आपको यहाँ पे एक डायरेक्टर की तरह सोचना पड़ेगा, फिल्म डायरेक्टर. एंड बेस्ट केस एग्जाम्पल संजय लीला भंसाली, कि भैया 150 दिन की शूट करनी है आपने, आपको बड़े बड़े सेट्स लगाने हैं, एक एक्सपीरियंशियल एब्जॉर्प्शन देना है आपको, और वो एक्सपीरियंशियल एब्जॉर्प्शन जब देना है तो भैया कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है. कल को प्रॉप्स पीछे अलग बदलने लगे, हीरोइन राइट की जगह लेफ्ट में नथ पहनने लगे, तो आपको समझ आ जाएगा एज अ यूजर. यही होता है हमारे ईमेल मार्केटिंग कैंपेन्स के साथ, यही होता है हमारे मैसेजिंग कैंपेन्स के साथ, यही होता है हमारा सेल्स इनवॉइसिंग के साथ, ये होता है हमारे फॉलोअप्स के साथ, यही होता है हम जब सप्लाई मैनेजमेंट के फनल्स बैठाना चाहते हैं, या जब हम एक फॉलोअप करना चाहते हैं हाउ वाज योर एक्सपीरियंस. सबकी लैंग्वेज, सबकी कंटिन्यूटी, सबकी प्लेटफॉर्म रेफरेंस अलग अलग होती हैं. Absolutely. We are not necessarily putting the customer relation management to the supply chain management, to the feedback funnel management, to the circular return on customer feedback.
Interesting. ये चारों पांचों एस्पेक्ट्स जो हैं ये दुनिया के हर प्रोडक्ट या प्रोसेस या प्लेटफॉर्म पे कंसिस्टेंटली लागू होते हैं. इंटरेस्टिंग. बिकॉज आप कभी भी एक साइकिल ऑफ यूजर बाइंग के लिए तो कर नहीं रहे हो. और जब वो यूजर बाइंग सिंगुलर नहीं है तो फिर आपका अप्रोच उनके साथ सिंगुलर क्यों है? सो ये कंसिस्टेंसी तो मैं समझ गया, लेकिन इनमें ज्यादा पिवटल क्या है कंसिस्टेंसी बनाने के लिए या एक ऑर्गेनाइजेशनल वो कंसिस्टेंसी रखने के लिए? इज इट द सिस्टम, इज इट द प्रोसेस और इज इट द टूल? It's a systematic process of using tools, and I've used all your three words. Sorry for that. But हम चाय पी रहे हैं, राइट? एंड अनफॉर्चुनेटली इसको किसी ने गार्डन से उठाया था, इसको पैकेज किया था, फर्स्ट फ्लैश, सेकंड फ्लैश, डस्ट. हम हिंदुस्तानी जनरली डस्ट पी रहे होते हैं बिकॉज देश की चाय है. एंड फिर हम उसको पैकेज करके अपने ग्लास में पहुंचाते हैं, फिर अलग अलग वेरिएंट से बनाते हैं. ना प्रॉब्लम यह है कि इसमें प्रोसेस भी रहा है, इसमें टूल्स भी यूज हुए हैं, और अब भी कुछ टूल्स यूज होंगे कि इसके जो चाय के मैन्युफैक्चरर या जो इसके चाय के डीलर्स थे वो चाहते हैं कि हम बार बार पिएं. सो प्रोसेस विल टाइम एंड अगेन डिफाइन कि सिस्टम्स कहाँ पे अप्लाई होंगे. सिस्टम्स अप्लाई हो रहे हैं इन द क्वालिटी मैनेजमेंट ऑफ पैकेजिंग एंड पर्पसिंग, या सिस्टम्स अप्लाई हो रहे हैं इन द वे इट इज बीइंग given to us, served to us, और systems apply हो रहे हैं in the transit, logistics. इस चाय के उस बगान से इस कप तक पहुंचने की ये जर्नी है. अब अनफॉर्चुनेटली हमने अगर ब्रैकेट करना शुरू किया एज अ कंपनी, एज अ स्पेसिफिक कंपनी, हम इन्हीं तीनों फेजेस में कहीं पे होंगे, एक्ट 1, एक्ट 2 या एक्ट 3 में. सो मेरा अभी का इंसिजन पॉइंट बड़ा सिंपल है. इंसिजन पॉइंट ये है कि भाई जब मैं ये पी लूं तो मेरे से कोई फीडबैक लेने पहुंच जाए और उसमें मेरी मेहनत ना करवाए ज्यादा. तो वहां पे सिस्टमैटिक प्रोसेसेस ऑफ सिंपलिस्टिक फीडबैक. एंड हाउ कैन यू टेक इट फ्रॉम मी? इफ समबडी हैज सर्व्ड इट टू मी इन अ रेस्टोरेंट और अ QSR चेन, ही वुड लाइक टू अंडरस्टैंड इट इन पर्सन. यार जब आपने इसको गर्म किया ना, थोड़ा सा देर और गर्म करो. मैं चाय का कॉनोसियर हूँ, मुझे समझ आ रहा था ये थोड़ी सी जल गई, थोड़ा कम देर गर्म करो या थोड़ा ज्यादा देर इसको वो करो. मैं वो सजेस्ट करूंगा सर्व करने वाले को. किसी ने पैकेज किया और उसने मेरे को 2 ऑप्शंस पिलाए, तो मैं कंपेयर एंड कंट्रास्ट के सिनारियो में जाऊंगा. और उस सिनारियो में इसलिए जाऊंगा बिकॉज मेरे को आपके कस्टमर पोर्टल ने वो ऑप्शन दिया होगा. तो अगर आप चैटबॉट्स कर रहे हो, अगर आप सुपरवाइज्ड प्लेटफॉर्म्स कर रहे हो, अगर आप जेनरेटिव AI यूज कर रहे हो आजकल, यूज इट in the process of utilizing it. So use और utility दोनों को कनेक्ट करिए, तो मेरे हिसाब से आप सही फंक्शनल प्लेटफॉर्म्स यूज कर पाओगे एंड स्पेंड भी ठीक ठाक करोगे. ये जो पूरी मतलब कस्टमर जर्नीज के जो टूल्स और मेट्रिक्स के बाद एक चीज आती है जिसे हम कहते हैं रिपोर्ट्स या इनसाइट्स. जी, क्या कोई ऐसे रिपोर्ट्स या इनसाइट्स हैं जो आपके पर्सनल फेवरेट है किसी भी कंपनी को एनालाइज करने के लिए? सो easiest answer is कि भाई फाइनेंशियल मैट्रिक्स बता दो, उसका फाइनेंशियल फ्लो एंड फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन बता दो, एक पर्टिकुलर एक्टिविटी का, एक पर्टिकुलर मॉड्यूल का, एक पर्टिकुलर अगर मैं फिर अगेन चाय का ही एग्जांपल लूँ तो इसके पैकेजिंग वर्सेस लॉजिस्टिक्स वर्सेस सर्विंग कैटेगरी के फाइनेंशियल मैट्रिक्स क्या हैं, बिकॉज इट विल अलाउ मी टू डिफाइन कि मैं ट्रूली फार्म टू टेबल हूं कि नहीं. मैंने यहाँ पे हल्के से एक अपने स्टार्टअप के बारे में बोल दिया जो कि फार्म टू टेबल ग्रेन्स पहुंचा रहा है और क्रॉप्स पहुंचा रहा है. तो उनको ये भी समझना है कि टेबल पे एक्सेप्टेबल क्या है, और उनको ये भी समझना है कि फार्म पे वो ब्लॉकचेन यूज करके कितनी क्वालिटेटिव ग्रोथ दिखा पा रहे हैं. दोनों उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं. लेकिन जब वो रिपोर्ट भेज रहे हैं एक इन्वेस्टर को, जब वो रिपोर्ट भेज रहे हैं एक इकोसिस्टम बिल्डर को, तो वो मुझसे ये समझना चाह रहे हैं कि यार आकिब हमारा नेक्स्ट क्वार्टर का फोकस कहाँ पर हो. इंटरेस्टिंग. तो एक तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सेकंड है कि जब हम अपने प्रोसेसेस को ट्वीक करें, और एज इंडियन कंपनीज, एज इंडियन स्टार्टअप्स, वी आर अकिन टू फॉलिंग प्रे टू कि जो चल रहा चलने देते ना यार, इट इज क्लिकिंग फॉर अस. सो हम वो सीखते रहने की कैपेसिटी को लिमिट करते चले जाते हैं एंड टू अ सर्टेन डिग्री ऐसा बना देते हैं कि ठीक है अगर नहीं भी हुआ तो इट्स अचीविंग 90% ऑफ आवर रिजल्ट्स. सो व्हाट आर योर इन मोमेंट funnels और इन मोमेंट रिपोर्ट्स. सो आपकी सेल्स रिपोर्ट कितनी फंक्शनली पीरियोडिक है, आपके डेटा इनसाइट्स, डैशबोर्ड इनसाइट्स ऑन लास्ट चर्न वो कितना कंटेम्पररी है. इज इट वेरी ओल्ड? इज इट अ वेरी ओल्ड सेट ऑफ डेटा दैट यू आर यूजिंग?
इंटरेस्टिंग। एंड इसको आप अपने कंटेम्प्रेरी कॉम्पिटिटर से कैसे कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर रहे हो। सो ये 3 रिपोर्ट्स हैं मेरे लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पीरियोडिक फाइनेंशियल्स एक, और इंटरनल एंड एक्सटर्नल 2 अलग अलग होंगी ये, ठीक है। बिकॉज इंटरनल में आप थोड़ी ऑप्टिमिज्म दोगे, ठीक है। एक्सटर्नल में मेरा सजेशन ये रहेगा यंग बिजनेसेस को थोड़ा कंजर्वेटिज्म दिखाओ। अच्छा, जबकि ये उल्टा होता है। ठीक उलट करो। इफ यू बिल्ड कंजर्वेटिव बिजनेसेस बाय डिजाइन, you will always say things and mean things in your execution that will overachieve. कि बहुत सारे हमारे core commitments never meet execution. क्या हो अगर हम ये funnel पलट पाए? तो इसके लिए वो periodic financial dashboarding that goes to core teams on process, which is taking in moment funnels from customers, in moment funnels from delivery teams. And आजकल बहुत अच्छे methods हैं इसके, ठीक है। एनालिसिस मेथड्स हैं, जो क्रोमा एनालिसिस कहलाती है कि डू अ सेल्स एनालिसिस एंड ब्रेक इट अप इनटू 4-5 डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कहाँ कहाँ हमारा नेक्स्ट चर्न होना पॉसिबल है। पेस्टल एनालिसिस कर लीजिए हल्की सी, एक सेंस ऑफ फिग्मेटिक तोड़ दीजिए, फिग्मा बेस्ड ब्रेकअप्स ऑन यूजर एक्सपीरियंसेस कर लीजिए कि यार हमारा वर्किंग यूएक्स ऐसा है अगर हम SaaS प्रोडक्ट्स बना रहे हैं या अगर हम कॉमर्स के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो मेरा वर्किंग यूएक्स ऐसा है जहां पर 3 चीजें हो रही हैं, लेकिन व्हाट इफ वी ट्वीक दिस, ट्वीक का रिपोर्ट स्टडी कर लीजिए। तो चेंज मैनेजमेंट को पढ़ पाना इंटरनली एंड उसके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस को पीरियोडिकली विल टेक यू अ वेरी लॉन्ग वे। आके मतलब मार्केट में तो बहुत सारे टूल्स हैं, बिल्कुल, आपके कुछ फेवरेट टूल्स जो स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स को यूज करने चाहिए टू हैंडल कस्टमर? ओके, सो ये बहुत स्पेसिफिक है अंकित टू द काइंड ऑफ इंडस्ट्री दैट दे आर केटरिंग टू। ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स में केटर कर रहे हो तो फीडबैक टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है। एट्रेशन कंट्रोल टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है। क्योंकि वो प्रोसेस है वहाँ का, वो वहाँ का सिस्टम है। मैन्युफैक्चरिंग या पैकेजिंग या इस पे आ रहे हो तो यहाँ पे मशीन लाइफ मैनेजमेंट के टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फ्रेशवर्क्स का एक बहुत यूनिक प्रोडक्ट है प्रॉफिटवेल बोल के, वो बहुत 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 इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स जनरेट करता है, इंटरनल टीम्स के लिए एनालिसिस जनरेट करता है ऑन चर्न एरियाज। आपके खुद के कुछ प्रोडक्ट्स हैं अंडर द ओवरऑल माय ऑपरेटर विंग और प्रोडक्ट, जिसमें से एक को मैंने थोड़ा सा एक्सपीरियंस किया है, हेयो को। अच्छा, हेयो आपने यूज किया एंड आपने कुछ एसएमई स्टार्टअप्स को भी सजेस्ट किया है who can possibly use it and they like it, they feel कि जो इंटीग्रेशन हो पा रहा है विद जनरेटिव लैंग्वेजेस विद देयर यूनिट कस्टमर्स, वो बहुत यूनिक है, वो बहुत ऑन पॉइंट है, इन मोमेंट है। तो मेरे लिए एक सीरीज ऑफ प्रोडक्ट्स, HubSpot की अपनी एक जगह है, Hootsuite की अपनी एक जगह है, Zendesk की अपनी एक जगह है, Profitwell की अपनी एक जगह है। But what we are also positioning to younger companies and ourselves internally, अपनी भी टीम थोड़ी ब्लजन हो रही है अब, तो उनके साथ प्रोसेसेस को थोड़ा स्टैंडर्डाइज कर पाने के लिए कि राइट your APIs, right, or take help of companies that can write it for you, take help of me, I can write it for you, जहाँ आप इन सारे प्रोडक्ट्स या टूल्स को जिसको आप अलग अलग लाइफ साइकिल्स पे यूज कर रहे हो, इनका एक कॉमन अम्ब्रेला डैशबोर्ड मेंटेन कर पाओ। अच्छा, बिकॉज एज अ फाउंडर आपके पास 40,000 और चीजें हैं आपके टेबल पे। ये रिपोर्ट्स, ये डैशबोर्ड्स, ये इम्प्लीकेशंस, ये इनपुट्स आपको एट द क्रिस्पनेस ऑफ योर फिंगर अवेलेबल होने की जरूरत है। अगर नहीं रही आपके पिन पे तो कल को रिपोर्ट करने में आप पीछे चले जाओ। एब्सोल्युटली। एंड वो फिर फर्क नहीं पड़ता कहाँ से आ रहा है, कि सब्सक्रिप्शन की वजह से आ रहा है। एब्सोल्युटली। थोड़ा GPT-4 स्मार्टली यूज कीजिए। आजकल लोगों ने एंटाई GPT-4 भी लिख लिया है, उन्हें समझ आ जाता है कि ये रिपोर्ट कितना एक AI ड्रिवन रिपोर्ट है। Absolutely. So don't fall for the artificial intelligence in an intelligent market. एक है ना, इसमें मैं बड़ा इंटरेस्टिंग सा फ्रेमवर्क शेयर करता हूँ जो हम लोग पिछले 2-3 सालों में यूज करने लगे। तो जब हम पहले कोई टूल अडॉप्ट करते थे ना, पहले जब हम यूज करते थे तो हम जनरली जाते थे, उसके रिव्यूज देखते थे, प्राइस कंपेयर करते थे, कोर प्रोसेस वो सर्व कर सकता है नहीं कर सकता, ये सर्व कर देखते थे। आज एटलीस्ट एज अ CEO मेरा अप्रोच जो रहता है, मेरे पास कभी भी कोई टूल के लिए अगर अप्रूवल के लिए आता है कि इस टीम में ये टूल इंप्लीमेंट करना है, ये सिस्टम लाना है, मैं सबसे पहले उस जो भी पर्सन डिपार्टमेंट हेड है या जो मैनेजर है जो प्रपोज कर रहे हैं, मैं उनको एक चीज़ पूछता हूँ, मुझे आप पहले बताओ जब ये टूल इंप्लीमेंट हो जाएगा उसके बाद आप क्या रिपोर्ट्स देखना चाहोगे।
Agreed. और मैं उनसे पूरी डिटेल रिपोर्ट्स मांगता हूँ, उनसे एक्सेल में कहता हूँ कि आप मुझे रिपोर्ट किस तरह से आप देखना, मतलब सिर्फ रिपोर्ट मतलब नाम नहीं लिख के ढांचा देना। बता दो मेरे हाँ, पूरा ढांचा बता दो मुझे, मैं उनसे पूरा ढांचा बोलता हूँ, मुझे लिख के दो, और मैं उन ढांचों पे क्वेश्चन करता हूँ। मैं उनसे रिवर्स क्वेश्चनिंग वहां शुरू करता हूँ कि ये क्यों चाहिए, Okay. इनसे आप क्या देखना चाह रहे हो। Okay. और मैं जनरली कहता हूँ एज अ ऑर्गेनाइजेशन, एटलीस्ट एज अ सीईओ यहाँ पर, मेरे लिए शायद वो ही आउटकम है। वो जो रिपोर्ट है वो काफी लार्ज एक एस्पेक्ट में आउटकम को दिखाएगा। Agreed. अगर मैं एक सेल्स के लिए कोई टूल यूज कर रहा हूं तो मुझे वो नंबर सेल्स में वहां दिखेंगे, बिल्कुल, है ना। मेरे लिए तो वही नंबर सेल्स नंबर होगा, मेरे लिए वही नंबर कस्टमर सर्विस की रेटिंग होगी और वो उन चीजों की होगी। बड़ा इंटरेस्टिंगली जहां ये रिपोर्ट्स फॉर्मेट में मिल जाएगा या उस तरीके से वो सोच रहे हैं, वहां पर आपको फंक्शनैलिटीज तो मिल ही जाएंगी, बिल्कुल, है ना। लेकिन रिपोर्ट से शुरू करने से टूल सिलेक्शन या आपके प्रोसेस सिलेक्शन वो बहुत डिफरेंटली होता है। बिल्कुल। बट अभी मैं फिर एक ये टॉपिक और कवर करना चाहता हूँ, फीडबैक, क्योंकि काफी बार हमारी इस पे बीच बीच में एक एक लाइन में बात हुई फीडबैक का। मतलब कस्टमर फीडबैक कैसे देखना चाहिए, क्या प्रोसेस होना चाहिए, कितना इंपॉर्टेंट है, आप कैसे देखते हो इसको एक ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव से, ये कितना इंपॉर्टेंट है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड इट हार्डली मैटर्स कि what grade of customers we are talking about. ठीक है, because eventually you're building for that eye, right? You're building for that unit customer, and if you're not interested कि आपका loop उनके साथ कैसे close और कैसे बड़ा बनेगा, then you are never going to be a sustainable profitable company. So इससे ज़्यादा critical तो कुछ नहीं है। इनफैक्ट आपके उस एक पिछले सवाल जो कुछ एक सेक्शन में आपने पूछा कि what is that one parameter that you are looking at when you engage with startups? हमारे लिए circularity in them being able to establish feedback is of so much importance, because आज जब आप circularity establish कर पाओगे ना, तो कल आप अपने partners खोज पाओगे। कल जब आप अपने partners खोज पाओगे तो परसों आपको उसके channels मिलेंगे, और परसों उन channels के जरिए आप बेहतर profit margins block कर पाओगे। It's so bloody connected. Unfortunately in our country हम इन चारों एस्पेक्ट्स को, एडवोकेसी, चैंपियनिंग, बीइंग योर एफिलिएट, इस बात को बहुत हल्का समझते हैं, और इवेंचुअली एडवोकेसी, चैंपियनिंग एंड एफिलिएशन, जिसको हम CAA से भी एक्रोनिम कर सकते हैं, कि यू आर चैंपियनिंग समथिंग, यू आर एडवोकेटिंग समथिंग, एंड देन यू आर बिकमिंग एन एफिलिएट टू इट। इस CAA यूनिवर्स को अगर हम थोड़ा सा स्किम इन करें, ठीक है, तो हमें बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज दिखनी शुरू हो जाएगी कि आपकी धीरे धीरे एक बहुत लॉयल कम्युनिटी तैयार हो जाएगी। ठीक है, और वो कम्युनिटी तैयार है मोनेटाइज होने के लिए। तो फीडबैकिंग की सर्कुलरिटी का इवेंचुअल फायदा कम्युनिटी में है, एंड अनफॉर्चुनेटली वेरी फ्यू मॉडल्स इन आवर कंट्री मेक यूज ऑफ द एक्सपोनेंशिएशन जो कम्युनिटी लाती है। इंडिविजुअल्स को बेच रहे हैं आप, चैनल्स को बेच रहे हैं आप, चैनल्स को उनका फिर इंसेंटिव भी भेज रहे हैं आप कि भैया आपने मेरे को ये रेफरल करवाया, आपका प्लेटफॉर्म यूज हुआ, ये मेरा गिग है, वो मेरी एफर्ट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब कर रहे हैं आप। जो एक लेयर ऊपर उठ के नहीं देख रहे हैं वो ये है कि यार इसका स्केल कैसे बढ़ेगा। गॉट इट। इसका स्केल ही फीडबैकिंग के सर्कुलरिटी से बढ़ेगा। गॉट इट। और ये इवेंचुअली फीड करेगा टू द CAA दैट आई जस्ट डिस्कस, कि आपको चैंपियंस मिलेंगे, आपको एफिलिएट्स मिलेंगे, और आपको एट्रीब्यूशन मिलेगा अपने प्रोडक्ट में, आपको अधेरेंस मिलेगी अपने प्रोडक्ट में, which will eventually turn into a community, and a community that's ready to be monetized. Got it. Your take is कि ये बहुत critical है और इसके पैसे भी नहीं लगते। इसके पैसे भी नहीं लगते, and then you start at zero. फीडबैक की सर्कुलरिटी सोचना के कॉस्ट नहीं लगते, बिकॉज आप क्या सोच रहे हो, एंड थिंक ऑफ इट अगेन, सिनेमची। तो मेरा सिनेमा एनेक्डोट इसमें दे देता हूँ आपको, बहुत सिंपल हिंदी सिनेमा एनेक्डोट इसमें ये है कि भैया हीरो हीरोइन मिले ही थे, 1990 की बात कर रहा हूँ मैं, एकदम सेरेब्रल सिनेमा की बात नहीं कर रहा हूँ, हीरो हीरोइन मिले ही थे कि उनका एक क्लोजर दिखाना है मुझे, बट वो क्लोजर के बाद की स्टोरी बहुत कम सिनेमा ने बोली है। फिर क्या हुआ, शादी के बाद के लड्डू कौन से थे, तो वो लड्डू जब कंप्लीट हो रहे होते हैं तो इट्स अ वेरी रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस, इट फील्स लाइक स्लाइस ऑफ लाइफ। बहुत अच्छा, किसी ने मेरे को एक कंपैरिजन, एक यूट्यूब पे ही देख रहा था मैं, किसी ने बोला था कि व्हाई इज जुरासिक पार्क द स्टीवन स्पीलबर्ग वर्जन द बेस्ट वर्जन ऑफ स्टोरी टेलिंग, बिकॉज वो एक क्राइसिस को जन्म देता है, विच इज अ वेरी पर्सनल क्राइसिस,
एंड उसी क्राइसिस के रेजोल्यूशन पे एंड करता है. एलन स्टार्ट्स लविंग चिल्ड्रन हु ही ऑलमोस्ट डिस्पाइज्ड एट द ऑनसेट ऑफ द फिल्म. ओके. जबकि हमको लग रहा था कि जुरासिक पार्क वाज अबाउट टी-रेक्स and all the dinosaurs. But the closure was this way. आपका genesis क्या था? Eye of the problem for the person who is troubled with it. आपका closure क्या होगा? The solution index and the happiness that he quotes with it. How can it be anything else? So, जैसे feedback पे तो आपने बताया, but do you think are there some checks and balances we need to keep to ensure जो feedbacks आ रहे हैं वो सही हैं या वो feedback पे action करना चाहिए? किस तरह के feedbacks को founder को रियली बिलीव करना चाहिए, कुछ फिल्टर आउट करना चाहिए? So, इसके दो हिस्से हैं अंकित. एक तो है कि क्वालिटेटिव फीडबैक एंड क्वांटिटेटिव फीडबैक. क्वांटिटेटिव इन द सेंस कि हम क्या नंबर्स के लिए फीडबैक जनरेट कर रहे हैं या किसी रिपोर्ट के लिए जनरेट कर रहे हैं. रिपोर्ट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग इन योर इकोसिस्टम. या उस क्वांटिटी को हम एक्चुअली पर फीडबैक रीड कर रहे हैं. Are human eyes on it? Are monitoring eyes on it? Because if that's the case, then the nature of feedback becomes very, very important. And we live in an era जहाँ one-upmanship बहुत ज़्यादा है कि हमको अपने इन्वेस्टर से एक स्टेप आगे रहना है, हमको अपने पिछले फाइनेंशियल शीट से एक साल बेहतर होना है, एक्सेट्रा. वहाँ लोग फैब्रिकेट करना शुरू कर देते हैं फीडबैक. एंड वो बहुत लॉजिकल नहीं है बिकॉज द वे content can be generated is the same way content can be cracked on not being authentic. And the next generation of technologies would be on companies which can generate authenticity. Because authenticity is prima facie necessity for any trust ecosystem to develop. मेरा आपके ऊपर इकोसिस्टम पे ट्रस्ट ही नहीं होगा तो जितनी बातें हमने 1-1.25 घंटे में की हैं सब बेकार है. बिकॉज वो इकोसिस्टम ऑफ ट्रस्ट ही तो पहला बाउंड है ना. गलतियां हो सकती हैं, मिस कमिटमेंट्स हो सकते हैं, डिलीवरी इश्यूज हो सकते हैं. maintain that with a solid conversational funnel. Say no to things that you cannot fulfill as a company, as a value proposition. But don't try soothing it out कि नहीं ये ठीक था. Don't try convincing the person in front of the mirror to you कि you were right, the world was wrong to you. बिकॉज वो नहीं होता. एंटरप्रेन्योर सबसे झूठ बोल सकता है, ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए लेकिन सबसे झूठ बोल सकता है. वो खुद से अगर बोलना शुरू कर दे तो सबसे नाकामयाब है. सो हैव यू बीन एबल टू मॉड्यूलरली फाइंड द फॉर्मेट ऑफ योर क्वालिटेटिव फीडबैक? बहुत जरूरी है. कैन इट स्टिल वर्क ऑन stars and ticks and survey forms or do you need to go one step crazy? Do you need to mix system and man in it? Got it. If you're mixing system and man in it, are you mixing behaviors in it also? Are you doing through process feedback or are you doing end of process feedback? Because if your product is being experienced for 6, 8, 10 months and then one cycle of user experience is going to get over, especially in B2B scenarios. इंस्टॉलेशंस हुए हैं. अब यार इंस्टॉलेशन का परफॉर्मेंस थोड़ी ना तीसरे दिन समझ आ जाएगा. इंस्टॉलेशन का परफॉर्मेंस तो समझ आएगा 6 महीने बाद. आप बोल रहे हो मैं कार्बन कैप्चर कर सकता हूँ फ्रॉम थिन एयर एंड मेक दिल्ली ब्रीदेबल ड्यूरिंग सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. है मेरे पास ऐसे प्रोडक्ट्स जो ये कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल स्केल पे कर रहे हैं. बट उनका फीडबैकिंग का मैकेनिज्म एक SaaS प्लेटफॉर्म से बहुत अलग होगा. सो डू यू अंडरस्टैंड द फ्रेमवर्क ऑफ योर फीडबैक, the voice, the personality of your feedback and the periodicity in which you do it. Through the process, end of process, कब कर रहे हो डिफाइन कर दो, आसान हो जाएगा. As the founder अगर आप CEO हो और आप वो बंदा नहीं हो जो एक सेल्स के साइकिल में लगातार सवाल पूछे. जैसे आपने भी थोड़ा देर पहले बताया कि मैं रिपोर्ट के बारे में सब कुछ पूछता हूँ अपने यूजर्स. अगर आप वो हो, आप फीडबैक फनलर मत बनना. फीडबैक फनलर आपकी टीम में कोई और होना चाहिए. ठीक है. यही आती है कंपनी की सबसे पहली डाइवर्सिटी, इंक्लूजन एंड द एबिलिटी ऑफ बीइंग ओपन टू ऑल काइंड ऑफ रिव्यूज की एबिलिटी. गेट वेरियस काइंड्स ऑफ पीपल इन योर फीडबैक फनल. गॉट इट. औरतों से भी लीजिए, मर्दों से भी लीजिए, बुजुर्गों से भी लीजिए, जवानों से भी लीजिए, बच्चों से भी लीजिए. अगर प्रोडक्ट एज ब्रैकेट को कट अक्रॉस करता है तो डिफाइन योर सेगमेंट ऑफ क्वेश्चंस दैट वे. ये आपको बहुत सा गुडविल भी बाय करेगा और आपकी कम्युनिटी जल्दी बनेगी. कम्युनिटी जल्दी बनी तो $0 इज इक्वल टू ₹0 जल्दी. सो वो मैकेनिज्म पहुंच सकते हैं. इंटरेस्टिंग.
और मतलब आपको जब भी आप फाउंडर्स के साथ वर्क करते हो तो आपको ये पूरा का पूरा प्रोसेस उनको मतलब बताना पड़ता है, या आपको जनरली लगता है फाउंडर्स ये कस्टमर माइंडसेट लेकर आते हैं? टियर 2 टियर 3 में बहुत लेके आते हैं, बहुत लेके आते हैं, बिकॉज वो हाइपर लोकेटेड है। अच्छा, उनका स्ट्रगल ही ये है कि यार मेरे को मेरा मोहल्ला वाला समझ जाए, अच्छा अगर वो वैसा कुछ बना रहे हैं हाँ, या उनका जो वर्चुअल मोहल्ला है वो उनको समझ जाए। वर्चुअल मोहल्ला एक कॉन्सेप्ट है हमारे वेंचर बिल्डिंग के साइकिल में, जहां हम कहते हैं कि यार अगर तुम नॉर्डिक कंट्रीज को बेच रहे हो, और इंडिया इज स्टिल नॉट अ B2B SaaS मार्केट, राइट? ठीक है, तो यू कैन नॉट सेल इट टू इंडियन कंपनीज येट, दे आर नॉट ग्रेट पे मास्टर्स येट, but you can still sell it to Nordic countries, you can sell it to Australia, you can sell it to North America and South America. They still have the buying capacities, they're not as stingy. And I'm not saying all Indian companies are stingy, all Indian businesses are stingy, but they are calculative. तुम अपने वर्चुअल मोहल्ले को अगर समझते हो ना, तो तुम कस्टमर का अंडरस्टैंडिंग लेके आते हो। गॉट इट। और तुम्हारे वेंचर बिल्डिंग के सेलेक्ट होने के चांसेस ही ज़्यादा हैं उस टाइम। प्रोडक्ट हल्का हो सकता है, प्रोडक्ट पे तो मैं रिस्क ले लूंगा तुम्हारे साथ, लेकिन जिस चीज़ पे मैं रिस्क नहीं ले पाऊंगा वो है फाउंडर के पोर्टफोलियो पे। जिस चीज़ पे रिस्क नहीं ले पाऊंगा वो है कस्टमर के कन्विक्शन पे। वो तुमको समझ आना होगा मेरे को। फिर भी देयर इज सम अमाउंट ऑफ मेंटोरिंग, वी डू से इट्स अ जीरो इक्विटी जीरो मेंटोरशिप इकोसिस्टम, बिकॉज ये दोनों ही लफ्जात इंडियन इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा फैंसीड हैं कि हम मेंटोर कर सकते हैं आपको, हम आपको इक्विटी ले लेंगे और हम आपको एडवाइजरी प्रोवाइड करेंगे और सॉफ्ट इक्विटी ले लेंगे एक्सेट्रा। सॉफ्ट इक्विटी का तो मतलब ही नहीं समझ में आया आज तक मेरे को। और उसको बचने का तरीका सिर्फ ये है कि आपको अपना कस्टमर का कन्विक्शन कितना हाई है। एंड टियर 2 टियर 3 में ये काफ़ी हाई है। वो अपने वर्चुअल मोहल्लों को भी समझ रहे हैं, और अगर वैसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसका मोहल्ला उनके आसपास एग्जिस्ट करता है तो वो समझते ही हैं। टियर 1 में क्या होता है, दे फॉल फॉर द ट्रोप्स। ओके, बहुत मेंटोर अवेलेबल हैं, बहुत इकोसिस्टम है सीखने और सिखाने वाले। मैं उनको ड्यूबियस नहीं बोल रहा हूँ या उनको एम्बिगुअस नहीं बोल रहा हूँ, वो अपनी जगह सही चीज़ समझा रहे हैं, ठीक है। बट आप इन द वोक ऑफ, और ये एक वोक बिहेवियर है ये, मैं समझ गया, मुझे 3 घंटे के कंटेंट की जरूरत नहीं है, मैं 30 मिनट में समझ गया, मैं 10 मिनट में समझ गया, बिकॉज इन शॉर्ट्स का जमाना है। तो मैं एक्चुअली वही पूछने वाला था, क्या ये अटेंशन स्पैन कम होने के कारण हो रहा है? बिल्कुल, टू अ सर्टेन डिग्री बिहेवियर के चक्कर में हो रहा है। फॉर वंस यू आर नॉट बीइंग आस्क्ड टू गिव सॉल्यूशंस, बिकॉज ये ज्यादातर जो पूरी जनरेशन आई है ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम का बाय प्रोडक्ट है। बहुत ये जनरेशन वाले पसंद नहीं करेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं, वो फैन जरूर हो जाएंगे कि मैं उनके फेवर की बात बोल रहा हूँ। वो उस जनरेशन से आए हैं जहाँ उनसे सिर्फ असेसमेंट मांगा जा रहा था, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, पोस्ट ग्रेजुएशन थीसिस में, एक्सेट्रा, व्हाटएवर दे वर डूइंग, उन सब को आंसर्स लिखने, अच्छे सवाल पूछना इज नेवर अ पार्ट ऑफ आवर एकेडमिक साइकिल। ये एक बहुत कोर रीजन है कि हमारे फाउंडर्स मिस द अपॉर्चुनिटी ऑफ आस्किंग द राइट क्वेश्चंस एट द राइट टाइम। इट इज प्राइसलेस, बट एज स्टूडेंट्स वी हैव नेवर आस्क्ड क्वेश्चंस, बिकॉज़ हम जितने सवाल पूछें उतने हम डम हैं। ये हमारी ग्रेडेशन हो जाती है। एब्सोल्युटली। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ सवाल पूछना बढ़ाइए इकोसिस्टम, फ्रीक्वेंसी ऑफ सवाल पूछना बढ़ाइए अपने क्लाइंटेल में, वो ऑटोमेटिकली, इनफैक्ट of all crazy things that I can share today, 67 पैरामीटर्स हैं वेंचर बिल्डिंग में जो सर्विस होते हैं। अच्छा। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैंने कभी किसी को बताया नहीं, आज बता दे रहा हूँ। एक बहुत हाई ऑन वेटेड सवाल है जो इम्प्लिसिटली स्टार्टअप्स को स्कोर करता है और फाउंडर्स को स्कोर करता है, is the frequency with which you ask a question to your customer. When I'm saying frequency of a question, I'm essentially trying to mean कि are you having ears open to things that they are contributing new? क्योंकि चैटबॉट को आप ट्रेन कर दोगे एक ट्री लॉजिक पे, एक पॉइंट के बाद वो जनरल इंटेलिजेंस मिस करेगा। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस क्यों मिस करेगा? बिकॉज उसकी क्वेश्चन पूछने की कैपेसिटी इवॉल्व नहीं होती है। वो एक सीक्वेंशियल लीनियर रोबोटिक सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछ पाता है जिसमें वो कीवर्ड से सीख रहा है। यूजर स्मार्ट भी हो सकता है, ये उस बात का हाइपोथेसिस लगा रहा है कि वो स्मार्ट नहीं है। It is going with our flow. Is your product, value proposition, process, solution, startup actually looking at believing that your customer is smart? मेरा customer smart है. Don't assume his smartness to be at an all-time low. We as founders do that.
एंड उस फ्रीक्वेंसी को हम इससे कैलकुलेट करते हैं कि कितने स्मार्ट इन्फरेंसेस है, क्या मैकेनिज्म है। यहाँ पे आपके टूल वाले सवाल का जवाब भी है मेरे पास। अच्छा, कि वो टूल्स जो कि आपको अलाउ करें इंट्यूटिव सवाल, इन्फरेंशियल सवाल पूछने के, ठीक है, हाउ मेनी ऑफ देम हैव यू एक्चुअली डेवलप्ड एज प्रोसेसेस इन योर कंपनी, इंटरेस्टिंग, और इज देयर एनी दैट यू आर गोइंग टू डू इन योर पाइपलाइन? बिकॉज आप फिर कभी स्टक अप नहीं होने वाले हो। मेरे पास आपके बारे में देने को इन्वेस्टर को 5 जवाब होंगे उसके सवाल पूछने से पहले। सो यू आर वन स्टेप अहेड ऑफ द कर्व, एंड एंटरप्रेन्योर्स वर सपोज्ड टू बी अहेड ऑफ द कर्व। मुझे क्या लगता है ना, ये जो आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग वो रेज किया सवाल पूछने के उससे, और जनरेशन, मतलब ऐसे तो मैं मानता हूँ ये पूरी अभी तक की पूरी ही जनरेशन वो एजुकेशन सिस्टम के प्रॉब्लम से गुजरी जहाँ पर हमें जवाब देना सिखाया गया। और अभी मुझे दिख रहा है जस्ट बिकॉज ये जो पूरा चैट जीपीटीज ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जितने इस तरह के वेरिएंट्स आ रहे हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कल्चरल चेंज करेंगे जो शायद अभी हम जितना सोच रहे हैं मुझे उससे बड़ा दिखता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये हमें सवाल पूछना सिखा रहे हैं। आपको प्रॉम्प्ट करने की कैपेसिटी दे रहे हो। हाँ, और पूरा जीपीटी का यूनिवर्स किस बात पे बेस्ड है? कि आपकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कितनी स्मार्ट है। हाँ, हमारे सवाल कितने सटीक है। तो देखिए, एक वो इन्वर्जन ऑफ कल्चरल लॉजिक हो गया ऑलरेडी। हाँ, जब पहले था कि वो सवाल देने की कैपेसिटी कितनी सटीक है, हम उसको OMR तक ले आए। तो हमने उसको स्मार्ट बनाया कि हम जवाब कितनी जल्दी अकोमोडेट कर सकते हैं या कितनी जल्दी असेस कर सकते हैं। जबकि क्वेश्चन ये था कि वो सवाल कितना अंडरस्टैंडेबल है। इस चक्कर में मैं हमेशा उस एग्जाम को कॉल आउट करता हूँ। ये इंडिया में ही होता है इनफैक्ट वो एग्जाम, लोग सेलिब्रेट नहीं करते हैं एज मच एज दे सेलिब्रेट नीट एंड जेईई एंड एवरीथिंग एल्स। अच्छा, इट्स एन एग्जाम कॉल्ड ISI, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। 5 सवाल होते हैं, 3 घंटे का टाइम होता है। ठीक है। और प्रॉब्लम सेट करने वाले का एक दावा है, आप कंप्लीट या एग्जॉस्टिव आंसर्स मुझे कभी नहीं दे पाओगे 5 सवाल के। अच्छा, व्हाट दे आर वांटिंग टू अंडरस्टैंड इज अप्रोचेस। इंटरेस्टिंग। एंटरप्रेन्योर्स आर अबाउट अप्रोचेस। जहां अप्रोचेस अपर क्वार्टाइल दिखाने लगे, वो उसका ट्रेंड बन जाता है। उसी में वो टूल लगाता है, सिस्टम्स लगाता है, प्रोसेसेस लगाता है, उसी को एम्पलीफाई करता है। इतना तो गेम है। गॉट इट, वेरी ट्रू। कि ऐसे ही है ना यार, हम एक सिचुएशन को अप्रोच करते हैं, उसको ब्रेक करते हैं, उसके मॉड्यूल्स में जो सबसे एड्रेसेबल मॉड्यूल लगता है उसमें अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं कि हम इसमें क्या कर पाएंगे, और उसी को एड्रेस करने के लिए एक छोटी सी टीम बना देते हैं, बस, फुल स्टॉप, दैट्स इट। सो Akib, my end of the day question today, because you have worked with so many startups, if there can be one advice which you want to give to all the new age entrepreneurs, what would that be? And primarily around customers. Okay, so do what you love what you do, is the phrase, or is the one phrase that you should live by. Okay. If you're not loving what you're doing, and in every aspect, from micro to macro, from the point that you start identifying that problem, are you loving identifying it, to essentially building a team around it, to letting go of areas that you're not great at. Okay. एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इस रोमांटिसिज्म को छोड़ दो कि आई वांट टू वेयर अ लॉट ऑफ हैट्स। आप CEO हो और आप पियून हो अपने ऑफिस में, बोथ आर डिजायरेबल वर्क प्रोफाइल्स, बट डोंट ट्राई डूइंग बोथ ऑफ देम टुगेदर। चाय वाला होना ऑफिस में बहुत अच्छा है, अप्रेजल वाला होना अपने ऑफिस में बहुत अच्छा है, प्रॉब्लम सॉल्वर होना और अच्छा है, क्रिएटिव डिजाइनर होना बहुत बेहतर है, ये पॉडकास्ट एंड कंटेंट क्रिएटर होना बहुत बेहतर है। लेकिन आर यू ट्राइंग टू वेयर टू मेनी हैट्स एट द सेम टाइम, एंड आर यू ट्राइंग टू लिव दैट ट्रू हसल वाला जर्नी एज अ फाउंडर? नॉट रियली। ट्राई डिफाइनिंग फॉर योर सेल्फ कि what really clicks for you, wear that hat, because 5 hats पहन के अपने आप को देखोगे ना शीशे में, तो सबसे बड़ा बेवकूफ खुद को पाओगे। So learn delegating, learn the ability of $0 is equal to $0 जैसे ही वो $1 हो जाता है, वो ₹1 के बराबर नहीं है। So कौन से प्रोसेसेस हैं जिनको आप $0 is equal to $0 पे कर सकते हो? ठीक है। Because then आपका ग्लोबल लेवरेज बन रहा है। और इसको बोलने की बार बार वजह ये है कि think global, act local, act hyper local in fact, act acceptable, बहुत सारे सजेशंस हो गए, लेकिन इन सब का समावेश इसी बात में है कि यार, if you're doing what you're loving and you're consistently loving what you're doing, then you're being able to crack it. And कोई external force इस बात को validate नहीं करेगी कि your time has come or your time hasn't come yet. तो आप validation के पीछे नहीं भाग रहे हो, आप स्ट्रेटेजिक रेफरेंस के पीछे भाग रहे हो। तो पैसे का चीज कम हो जाएगा,
इन्वेस्टमेंट की लॉजिक फंक्शनल लगने लगेगी और टाइम बाउंड लगने लगेगी। और वो जो सिचुएशन आती है ना बहुत सारी कंपनीज की कि अब मेरे पास ब्रीदिंग स्पेस नहीं है या मेरा रनवे खत्म हो रहा है, ये सब तब होता है जब यू हैव बीन ट्राइंग टू डू टू मेनी थिंग्स एंड 3 ऑफ द क्रिटिकल थिंग्स हैव गॉटन मिस्ड टू योर आईज। एक फाउंडर का रनवे कभी खत्म नहीं हो सकता। Wow. अगर वो फाउंडर है तो उसका रनवे कभी खत्म नहीं हो सकता। Very interesting. क्योंकि उसने ही अपना रनवे बनाया है, किसी ने बना के नहीं दिया है उसको। And I'll get Very back deep to insight. and I'll get back to that one unit thought. The external universe when you are a founder or when you are a startup is constructed with a default setting of no. It is you who is going to turn this no into a yes. तुम्हारी heroic story इसी इतने से बात पे है कि तुमने बहुत छोटे छोटे ना को बहुत effective functional हाओं में बदला है। Wow. Amazing time today. Amazing learning from you, from your insights of hundreds of startup, Akib. I think this is a wonderful, discussion today. I probably learned a lot of deep insights about, building startup. Even though I've built one, but your insight is much powerful because you gathered it from hundreds of startups further. I hope you enjoyed the conversation as much as I do. But thanks for being here today. Pleasure. Thank you for having me. Thank you. Thank you.